नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर की जब महात्मा गांधी के एक आह्वान पर करोड़ों हिंदुस्तानी एक साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। जरा इस नंबर को देखिए, 379। ये वो सरकारी आंकड़ा था जो ब्रिटिश हुकूमत ने उन भारतीयों के लिए जारी किया था जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मारे गए थे। असलियत में ये संख्या कहीं कहीं ज्यादा थी, पर इस एक आंकड़े ने ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और इसी गुस्से की आग में घी का काम किया रॉलेट एक्ट ने। एक ऐसा कानून जो सरकार को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का हक देता था। गांधी जी ने इसे सीधे सीधे काला कानून कहा। उनके लिए ये अन्याय की इंतहा थी। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे सहयोग का दौर टकराव में बदला, कैसे पहला जन आंदोलन खड़ा हुआ, क्यों उसे वापस लेना पड़ा, और फिर कैसे नमक जैसी छोटी सी चीज ने एक साम्राज्य को चुनौती दे डाली, और आखिर में इन सबका असर क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े शिफ्ट की, उस नाटकीय बदलाव की जिसने गांधी को ब्रिटिश साम्राज्य के एक सहयोगी से उनका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत विरोधी बना दिया। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या? देखिए, ये असल में पहले से चल रहे एक कठोर कानून का ही नया रूप था। एक ऐसा कानून जो पहले विश्व युद्ध के दौरान लाया गया था, लेकिन अब जंग खत्म हो चुकी थी और अंग्रेज उसी दमनकारी कानून को हमेशा के लिए लागू करना चाहते थे। मतलब जो कानून जंग के लिए बना था उसे अब शांति के समय में भी लोगों पर थोपा जा रहा था। जाहिर है, इससे जबरदस्त गुस्सा फैला। और फिर हुआ जलियांवाला बाग। एक बंद बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के हुक्म से गोलियां बरसा दी गईं। इस एक घटना ने अंग्रेजी न्याय के नकाब को नोच फेंका। इसने करोड़ों लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये हुकूमत उनकी अपनी नहीं है, और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। और इसी बदले हुए माहौल में जन्म हुआ भारत के पहले सबसे बड़े जन आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सिंपल था पर रेवोल्यूशनरी। नाम था असहयोग। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ और इसका मूल मंत्र था कि अगर हिंदुस्तानी ही सरकार चलाने में सहयोग करना बंद कर दें तो सरकार चलेगी कैसे। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये तो सीधे सीधे साम्राज्य की जड़ों पर हमला था। और ये असहयोग सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसे जमीन पर उतारा गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला लिया। विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बॉयकॉट नहीं था, ये एक तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी का ऐलान था। लेकिन जब ये आंदोलन अपनी पीक पर था, जब लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तभी एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। और गांधी जी के इस फैसले से सब चौंक गए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं को लगा कि ये क्या हो रहा है। एक जगह पर हुई हिंसा की सजा पूरे देश के आंदोलन को क्यों दी जा रही है। हुआ ये था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम की जगह पर एक पुलिस थाने पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया और 22 पुलिस वालों की जान ले ली। इस एक हिंसक घटना ने आंदोलन के मूल सिद्धांत अहिंसा को तोड़ दिया। और यहीं पर हमें गांधी जी के मूल सिद्धांत को समझना होगा। उनके लिए अहिंसा कोई रणनीति नहीं थी जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। ये एक अटूट विश्वास था। मतलब रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितनी की मंजिल। और इसीलिए उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का वो मुश्किल फैसला किया। कुछ सालों तक तो माहौल शांत रहा, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। देश के अंदर असंतोष की आग सुलग रही थी और इस बार जो लहर उठी वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तो अगले बड़े आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जमीन कैसे तैयार हुई, इसकी कई वजहें थीं। पहले तो आया साइमन कमीशन, जिसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। फिर अंग्रेजों ने चुनौती दे दी कि हिंदुस्तानी अपना संविधान बना ही नहीं सकते। और फिर कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में ऐलान कर दिया, अब हमें सुधार नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी। और इस लड़ाई के लिए गांधी जी ने एक ऐसा हथियार चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, नमक। गांधी जी का मानना था कि नमक पर टैक्स लगाना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। सोचिए, नमक एक ऐसी चीज जो हर गरीब, हर अमीर की थाली में होती है।
उसे ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़े प्रतीक में बदल दिया। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 24 दिन बाद 240 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को दांडी के साहिल पर पहुंचे। और एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के कानून को तोड़ दिया। एक मुट्ठी नमक और सामने खड़ा था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। ये थी प्रतीक की ताकत। एक छोटी सी चीज कैसे एक बहुत बड़ी लड़ाई का चेहरा बन सकती है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण था। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इन बड़े बड़े आंदोलनों का असली असर, इनकी असली विरासत क्या थी। अगर हम दोनों आंदोलनों को देखें तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। असहयोग आंदोलन का मकसद था सिस्टम से खुद को अलग कर लेना, बॉयकॉट करना। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कदम आगे था। इसका मकसद था अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर खुलेआम तोड़ना। मतलब अब बात सिर्फ असहयोग की नहीं बल्कि सीधी टक्कर की थी। और इस सीधी टक्कर का एक दिल दहला देने वाला मंजर धरसाना में देखने को मिला, जहां सत्याग्रही आगे बढ़ते थे, अंग्रेजों की लाठियां खाते थे, गिर जाते थे पर हाथ नहीं उठाते थे। अमेरिकी पत्रकार वेड मिलर ने इसे अपनी आंखों से देखा और दुनिया को बताया। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज की नैतिक जमीन ही हिला दी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर इन आंदोलनों से आज़ादी तुरंत नहीं मिली तो फिर हासिल क्या हुआ? असली जीत क्या थी? शायद सबसे बड़ी जीत राजनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। इन आंदोलनों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के अंदर से डर निकाल दिया। उन्हें एक प्रजा से एक नागरिक बना दिया जो अब अपना हक मांगना और उसके लिए लड़ना सीख चुके थे। और यही वो नींव थी जिस पर आज़ाद भारत की इमारत खड़ी होनी थी।